इधर आ जाइए शोभा जी आप, उधर बीच में आ जाइए। बताएगा तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम संख्या, जिसको कोरम बोलते हैं, और कोरम कितना होता है वैसे 1/10 होता है, यह किस अनुच्छेद के द्वारा प्रावधान किया गया है कि कोरम जब तक नहीं होगा तब तक लोकसभा का बैठक नहीं होगा? यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 100 में बताया गया है। किसमें? अनुच्छेद 100 में बताया गया है। और यही उसी को बोलते हैं कोरम, कुल सदस्यों का 1/10वां भाग होता है। आगे आपको बताना, संसद का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? आर्टिकल 79 यानी 79 के अंतर्गत किया गया है। और संसद के कुल कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। और संसद के कुल कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। उच्च सदन किसे बोला जाता है? राज्यसभा को उच्च सदन, और निम्न सदन लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है। राज्यसभा किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? 80, और लोकसभा 81 के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे आपको बताना है, लोकसभा के अध्यक्ष चुने जाते हैं या फिर नियुक्त किया जाता है या मनोनीत किए जाते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष जो है चुने जाते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष चुने जाते हैं। ठीक है, हाँ, लोकसभा के अध्यक्ष चुने जाते हैं। चुने जाने का मतलब कैसे चुना जाता है? सभी सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं, उसी में से चुने जाते हैं। आपको पता है वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। क्या में लोकसभा चल रही है? 17वीं। बताइएगा प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? जी मावलंकर। और उपाध्यक्ष अनंत शयानम अयंगर हो जाएंगे। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन होंगे? जीवी मावलंकर। और अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे? अनंत शयानम अयंगर हो जाएंगे। आगे बताना, लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन? मीरा कुमार हो जाएंगे, जो कि क्यामी लोकसभा के 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष हुए। अरे सुमित्रा महाजन जो थी क्यामी लोकसभा के अध्यक्ष थी, 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष थी सुमित्रा महाजन। ठीक है, आगे आपको बताना है, उच्च न्यायालय जो है कुल कितने प्रकार के रिट जारी कर सकता है? 5 प्रकार का। और 5 प्रकार में बताना है उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत रिट जारी करती है? आर्टिकल 226, 224 में 226, 226 हो जाएगा। अनुच्छेद 226 के तहत जो है उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। आगे बताना, हाईकोर्ट कितने प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं? वो भी 5 प्रकार के। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 32। बताइएगा, B.R. अम्बेडकर के द्वारा किस अनुच्छेद को जो है संविधान का आत्मा कहा गया है? अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कहने का मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार का मतलब यही हुआ, यदि संविधान बीमार होता है तो उसका भी उपचार होता है। कहने का मतलब अगर कोई भी प्रक्रिया यदि सही ढंग से नहीं काम कर रहा है, उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। उपचार का मतलब क्या होता है? एक तो उपचार का मतलब क्या होता है? जिसका इलाज किया जा सके। उपचार का मतलब वही होता है, निदान करना। तो जब कहीं कोई अधिकारी किसी बातों को नहीं सुनते हैं, उस स्थिति में क्या होता है? रिट जारी किया जाता है, जो कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के द्वारा। उच्च न्यायालय 226 और सर्वोच्च न्यायालय 32 के तहत। ठीक है, आगे आपको बताना है, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितना सीट आरक्षित की गई है? लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितना? 47, बिल्कुल सही बोले, 47 सीट आरक्षित है। और लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितना है? तो जाति के लिए 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए 47। ठीक है, आगे आपको बताना है, एमाइलेज क्या है? एमाइलेज एक प्रकार का एंजाइम है। क्या है? एक प्रकार का एंजाइम है। सही है, आगे आपको बताना है, माल्टेज एंजाइम जो है यह किसको किस में परिवर्तित करता है? तो माल्टेज किसको किस में परिवर्तित करता है? तो माल्टेज जो है माल्टोस को ग्लूकोज में परिवर्तित करने का काम करता है। आगे आपको बताना है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसीन प्रोटीन। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसीन प्रोटीन पाया जाता है। सही है, आगे बताना है, बताइए संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में मिलता है? सभी लोग को पता है, फिर बोलना है। भाग 3 में मिलता है। सीधा सोचते हैं हम
संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 32 में है, अनुच्छेद 32 में है। लेकिन भाग की बात करें तो भाग 3 के अंतर्गत, और भाग 3 किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 12 से 35 तक। अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या है? भाग 3 है। जो भाग 3 में किसके बारे में बताया गया है? मौलिक अधिकार के बारे में बताया। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। सही है। देखा, संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? भाग 3 को ही कहा जाता है मैग्ना कार्टा। आगे आपको बताना है 52वां संविधान संशोधन का संबंध किस क्षेत्र से? दल बदल विरोधी अधिनियम से संबंधित है 52वां संविधान संशोधन। आपको यह बताना है कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष आया? 1985 में आया था। और 52वां संविधान संशोधन के द्वारा क्यावें अनुसूची को जोड़ा गया? 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। वर्तमान में कुल कितना अनुसूची है? 12। और मूल संविधान में कितना था? 8 था। 8 के बाद 9वीं को कब जोड़ा गया? प्रथम संविधान संशोधन 1951। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में किसके बारे में बताया गया है? भूमि सुधार के बारे में बताया गया है। आगे बताना 10वीं अनुसूची अभी जस्ट बताए थे कब? 52वां 1985, जिसमें क्या है? दल बदल संबंधित है। ठीक है। आगे बताना 11वीं को कब जोड़ा गया? 21वां 73वां संविधान संशोधन 1992। आपसे 11वीं अनुसूची पूछे हैं, आप जो बोल रहे हैं 21वां, वो 15वां भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया था। कब? 1967 में जोड़ा गया था। ठीक है। अभी आपसे पूछ रहे थे 11वीं अनुसूची हो जाएगा 73वां 92 में। 11वीं अनुसूची में किसके बारे में बताया गया? पंचायती राज के बारे में बताया गया है। ठीक है। आगे आपको बताना पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 24 अप्रैल को मनाते हैं। और कल के शाम में क्लास में ये भी बताए थे कि पंचायती राज दिवस जो मनाते हैं यह कब से मनाते हैं? 2010 से। और उस समय तत्कालिक प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। किस तिथि को? 24 अप्रैल को। ठीक है। चलिए आगे बताना है आपको सुप्रीम कोर्ट जो 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं, जिसमें से 5 रिट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पहले रिट की बात करते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण को इंग्लिश में हैबियस कॉर्पस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हैबियस कॉर्पस। अगला की यदि हम बात करते हैं, एक होता है परमादेश। क्या होता है? परमादेश, जिसको हम इंग्लिश में मैंडमस बोलते हैं। और तीसरा होता है प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध लेख जिसे जो है प्रोहिबिशन रिट बोला जाता है। और चौथा उत्प्रेषण होता है। और 5वां की यदि हम बात करते हैं तो अधिकार परीक्षा, जिसे क्यू वारंटू बोला जाता है। क्यों वारंटू? सभी लोग को इसके बारे में जानना थोड़ा सा जरूरी होता है। अगर कोई व्यक्ति फर्जी तरीके से जॉब कर रहा हो या फर्जी तरीके से कोई काम कर रहा हो, तो आप उस व्यक्ति पे आप FIR यानी केस कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट में, कि फलाने अमुक नाम के व्यक्ति है, यह किस अधिकार से जॉब कर रहा है। यानी क्यू वारंटू यानी अधिकार परीक्षा वहां पे लागू होगा। हाई कोर्ट तुरंत 1 सप्ताह के अंदर अंदर उस व्यक्ति का सारा डिटेल ले लेगा, कैसे कैसे इसका क्या है नहीं। जैसे आपको कभी देखने को मिलता होगा कि पता चलता है कोई फर्जी IAS धरा गया या कोई फर्जी ये हुआ वो हुआ, वो सब कैसे पता चलता है? वही है, उस पे कोई ना कोई व्यक्ति लग जाता है। अगर फर्जी तरीके से यदि उसका समझिए डॉक्यूमेंट्स फर्जी हो या जो भी हो, उस पे अगर कोई लग जाता है तो आप जानते हैं ना, किसी को तबाह कर देता है लोग। वही चीज होती है। अगर सही भी रहता है उसमें भी छानबीन हो जाती है तो लोग परेशान हो ही जाते हैं। वही है वो, हाँ बिल्कुल 100% लागू होगा। 100% होगा। नहीं तो हम बता रहे नहीं उसमें, हाँ मैं बता दे रहा हूँ। अगर उम्र न्यूनतम सीमा उम्र का 18 वर्ष होगा, ठीक है, तो 18 वर्ष से पहले 1 दिन भी पहले यदि होगा, जिस दिन फॉर्म भरी जाती है, यानी ज्वाइनिंग की बात नहीं होती है, नोटिफिकेशन जब आता है उससे देखा जाता है। आप फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म में उम्र कब, किस उम्र के अकॉर्डिंग ना फॉर्म भरते हैं, तो वही चीज है। तो उसका जो आपका जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट यानी मार्कशीट हो या किसी आधार का अकॉर्डिंग जो भी हो, अगर ऐसा है तो वो 100% हो सकता है। किसी के मन में ये भी आता है कि किसी के पास अगर समझिए वो ऐसा नहीं है, उस चीज का मतलब जो होता ना कि फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लेता है अपना, और फर्जी सर्टिफिकेट बनवा के, जैसे समझिए कोई SC नहीं है, आप समझ लीजिए, और SC कैटेगरी से कोई अपना सर्टिफिकेट बनवा लिया है, क्या आप जानते हो ऐसी स्थिति में वो जॉब से बाहर जा सकते हैं? और जॉब से बाहर ही नहीं, जितना दिन का वो सैलरी रिसीव किए होंगे वो पूरी सैलरी के साथ रिटर्न करना पड़ेगा। जी, इंटरेस्ट भी लेता है। अब समझ लीजिए तो वो आसान नहीं है, फर्जी होता है ना। हर कोई बात नहीं, कर रहे हैं तो करने दीजिए, ठीक है, समझ रहे हैं ना? नहीं हम समझते हैं, होता है, बहुत सारे लोग के नजर में आ जाता है, ठीक है। अब कहने के लिए बोलिएगा तो कुछ लोग मेरे बारे में बोल रहे थे कि जिस नौकरी पे कूद रहे हैं नौकरी खत्म करवा देंगे, हम केस कर देंगे, ठीक है।
तो उससे क्या हो जाएगा? हम क्या बता रहे हैं, वही चीज हम कह रहे हैं। नहीं मतलब ये बता रहे हैं। तो इस चीजों को लेके ऐसा आप यदि हाँ ऐसे ही आप यदि ऑथेंटिक है, हर चीज आपके पास है, तो कोई दुनिया का कोई ताकत नहीं हटा। नौकरी से हटाना मतलब समझ रहे, बहुत बड़ी चीज होती है। आप जान लीजिए, आपको नौकरी ज्वाइन करने में जितनी परेशानी नहीं होगी ना, उससे ज्यादा परेशानी आपको नौकरी रिजाइन करने में होगा। आप ज्वाइनिंग में क्या होता है, सबको मंत्री महोदय नियुक्ति पत्र बांट देंगे, हो गया काम खत्म, उसमें कोई विशेष प्रोसेस नहीं है, ठीक है, सारा डॉक्यूमेंट्स जमा किए हो, काम खत्म। लेकिन आप जब रिजाइन देंगे तो 100 जगह आपको चक्कर लगाना पड़ेगा। अभी पता करिएगा जिनका रेलवे में है, हाँ एनओसी के लिए क्या कितना पापड़ बेलना पड़ता है। पता चल रहा है वो लेवल ग्रुप डी में जॉब कर रहे हैं, उनको अभी लेवल 5 हो चुका है, और लेवल 5 के लिए ग्रुप डी एनओसी दे ही नहीं रहा जो लेवल 5 ज्वाइन करेगा। ऐसी स्थिति है, तो ऐसा हो जाता है। चलिए आगे बताना है आपको। मैग्ना कार्टा का हिंदी में क्या बोलते हैं? कभी कभी हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान का अधिकार पत्र किस भाग को कहा जाता है, तो भाग 3 को कहा जाता है। सही है। आगे आपको बताना है, राखी गढ़ी जो है ये कहाँ स्थित है? हरियाणा में है। सही है। बताइएगा, हड़प्पा सभ्यता का जो कौन सा स्थल है जो जिंद क्षेत्र में स्थित है? जिंद क्षेत्र में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल है जो जिंद क्षेत्र में स्थित है? वो राखी गढ़ी हो जाएगा। अच्छा, रोपर किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी के किनारे स्थित है। बताइए रोपर कहाँ पड़ता है? पंजाब में। हरियाणा नहीं, पंजाब में पड़ता है, ध्यान रखना है। रोपर पंजाब में पड़ता है। आगे आपको बताना है, मेरठ कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सही है। आगे बताना, हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है? रावी नदी किनारे स्थित। लोथल सतलज भोगवा नदी किनारे स्थित है। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित हो जाएगा। आगे आपको बताना, मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंधु। ध्यान रखिएगा, दरो सिंधु। मोहनजोदड़ो, चरहुद्रो और दीजी कोट दीजी, यानी तीनों जो है सिंधु नदी किनारे स्थित है। यानी हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के 3 नगर जो है दरो दीजी बोलते हैं। दरो दीजी यानी दरो से मोहनजोदड़ो, चरहुद्रो और कोट दीजी, ये तीनों किस नदी किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। जिसे आपको बताना, मोहनजोदड़ो की खोज करता कौन है? राखाल दास बनर्जी हो जाएंगे। हड़प्पा के उत्खनन करता दयाराम साहनी हो जाएंगे। और एक आपको बताए चरहुद्रो के उत्खनन करता कौन हो जाएंगे? तो अर्नेस्ट मैके और गोपाल मजमूदार। कौन हो जाएंगे? अर्नेस्ट मैके और गोपाल मजमूदार। और इसके साथ साथ आपको बताना है, एक और पूछे थे ना, कोट दीजी के उत्खनन करता कौन है? तो फजल अहमद हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? फजल अहमद हो जाएंगे, कोट दीजी के उत्खनन करता। चलिए आगे आपको बताना है, राजवैद्य जीवक का संबंध जो है किसके दरबार से था? जीवक, आप खुद याद करिए कि जीवक जो है किनका इलाज करने के लिए गए थे? कहाँ भटक रहे हैं? राजवैद्य जीवक की बात करते हैं। जीवक जो है गौतम बुद्ध के जो है इलाज करने के लिए गए थे, गौतम बुद्ध की सेवा में भेजे थे। और किसके द्वारा भेजा गया था? बिंबिसार के द्वारा भेजा गया था। तो राजवैद्य जीवक का संबंध किस वंश, यानी कि तुम हर्यक वंश हो जाएगा। किस शासक की बात करते हैं? तो बिंबिसार से संबंधित हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। देखिए क्वेश्चन सारा आसान है, पढ़ा हुआ है, लेकिन यही है कि फंस जा रहे हैं, यानी आप सोच नहीं पा रहे हैं। ठीक है, क्या हुआ? हिंद महासागर को सिंधु नदी कैसे कहा जाएगा? श्रीलंका जो है वो तो चारों तरफ से तो ओशन से ही है। हाँ, समुद्र से घिरा हुआ है। नदी वहाँ श्रीलंका में नदी काहे नहीं होगी? श्रीलंका में नदी काहे नहीं होगी? अच्छा एक चीज पहले बताइए, अच्छा अगर भारत के चारों तरफ अगर समुद्र से घेर दे, क्या भारत के बीच में नदी नहीं रहेगी? बस नहीं क्या सिर्फ बीच से आप जान रहे हैं? जैसे भारत की बहुत सारी नदी है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गोमुख हिमालय से निकलती है, यानी समझिए हिमालय एक तरह से हिमालय से निकलती है, सीधा समझिए। तो वहां से निकलते हुए तो भारत के किसी भी क्षेत्र में प्रवेश कर सकती है। ठीक है, तो उसी तरह श्रीलंका में भी है। और श्रीलंका में पहाड़ी थोड़ी नहीं है, कहीं ना कहीं से निकलती ही है, सीधा समझ लीजिए। तो श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? महावेली गंगा। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। चलिए आगे बताइएगा, शैव संत जो थे ये नैनार थे या अलवार थे? नैनार थे। और अलवार किसके उपासक थे? विष्णु के उपासक थे। ध्यान रखिएगा, देखिए नैनार और अलवार, ठीक है, ये दोनों में कंफ्यूजन होता है। नयन की बात करते हैं, भोलेनाथ को कितना नेत्र है? 3 नेत्र, एक एक्स्ट्रा है, वैसे होना चाहिए 2 ही है। तो नयन मतलब क्या होता है? आंख होता है। ध्यान रखें, नयनार का संबंध किससे हो जाएगा? शिव से, यानी शैव धर्म से। और अलवार की बात करते हैं, वो विष्णु से संबंधित था, यानी वैष्णव धर्म से संबंधित था। जिसमें पूछा जाता है कि नैनार संतों की संख्या जो है कुल कितना हुआ करता था? तो 63 हुआ करता था। ठीक है,
आगे बताना है आपको। बताइएगा, नमक सत्याग्रह के आंदोलन के दौरान जो है गांधी जी को गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में स्थान कौन लिए? नहीं, आपसे हम पूछे हैं बदरुद्दीन, हाँ, अब्बास तैयब जी है, बदरुद्दीन अब्बास तैयब जी, यानी कि महात्मा गांधी को जब नमक सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया था तो इनके स्थान पे आंदोलन को संभालने का काम कौन किए थे? अब्बास तैयब जी के द्वारा किया गया था। सही है। आगे आपको बताना है, कल भी बताया था नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? 12 मार्च 1930 को, और समाप्त कब हुआ? 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ था। सही है। आगे आपको बताना है, और 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह समाप्त होते हुए ही इस घटना को क्या नाम दिया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो पूछा जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस तिथि को प्रारंभ हुआ? 6 अप्रैल 1930 को प्रारंभ हो गया था। सही है। आगे आपको बताना है, हुगली नदी, हुगली किसकी सहायक नदी है, ये बताना है। तो हुगली नदी किसकी सहायक नदी है? दामोदर की सहायक नदी है, बिल्कुल सही है। आगे आपको बताना है, जमुना किसकी सहायक नदी? यमुना गंगा की सहायक नदी। गंडक बताइए किसकी सहायक नदी है? गंडक भी गंगा की सहायक नदी होगी ना। ठीक है। आगे बताना है, कोसी किसकी सहायक नदी है? गंगा का ही है। घाघरा किसकी सहायक नदी? ये भी गंगा की सहायक नदी है। सोन किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी। यानी बिहार में लगभग जो नदी आपको दिख रही है आसपास में, सब गंगा का सहायक नदी है। ठीक है। आगे आपको बताना है, लोहित किस नदी की सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र का हो जाएगा। देहांग नदी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र का ही हो जाएगा। तीस्ता बताइए किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र का ही हो जाएगा। सही है। आगे आपको बताना है जी, और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? सांगपो के नाम से जाना जाता है। और गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से जानते हैं। और बताइएगा, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? जमुना के नाम से जानते हैं ना, यमुना नहीं, जमुना के नाम से जानते हैं। ठीक है। आगे आपको बताना है, WTO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। WTO का स्थापना कब हुआ था? 1995, 1 जनवरी 1995 को हुआ था। आपको पता है WTO का नाम जो है किसके स्थान पे दिया गया है? गैट के स्थान पे। GATT। गैट का फुल फॉर्म बताना है, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। क्या होता है? जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ हो जाएगा। और इस गैट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1947 को। कब हुआ था? गैट का स्थापना 1947 को हुआ था। और इसी का नाम बदलकर WTO किया गया था, जो कि 1 जनवरी 1995। आगे एक WTO और है जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी बोले तो वर्ल्ड विश्व पर्यटन संस्थान। तो विश्व पर्यटन संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? मैड्रिड, स्पेन में हो जाएगा। कहाँ? मैड्रिड में है। हाँ। WTO जो है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जो हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा? मैड्रिड, स्पेन में। और आपको बताना है, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हुआ 1925 में हुआ था। बिल्कुल सही, 1925 में। आगे आपको, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस है। ILO का मुख्यालय कहाँ है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, लेबर की बात करते हैं। लेबर जेनेवा हो जाएगा। ILO यानी विश्व श्रम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा हो जाएगा। स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा। बताइए विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना कब हुआ था? 1948। अगर डेट की बात करें तो 7 अप्रैल 1948 को जो है वर्ल्ड टूरिज्म और वर्ल्ड कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, वर्ल्ड WHO। ठीक है। आगे आपको बताना है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा ही हो जाएगा। सही है। आगे बताना, विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC ही हो जाएगा। सही है। आगे बताना, भारतीय संविधान द्वारा संविधान को स्वीकृत कब किया गया था? फिर 22 जनवरी बोलते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन पूछे अभी हम पूछे, भारतीय संविधान सभा के द्वारा संविधान को स्वीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को ना। तब कहते हैं कि दूसरा स्टेट वाला आके रिजल्ट लेके चल जाता है। बताइए। नहीं, बहुत दुख होता है इस बात को बोलने में। सही कह रहे हैं। अब मेरी बातों से तकलीफ भी होगी। अब सोच लीजिए, भारतीय संविधान को कब स्वीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया था। और लागू करने की बात करते हैं तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसको कैसे याद भी, आप सोच के देखिए ना, आप बार बार इस चीज को पढ़े। 26 जनवरी को यादगार बनाने के लिए जो है, यानी संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर को ही, लेकिन लागू करने की बात आ गई तो इसे 2 महीना बचा हुआ था, इंतजार कर लिया कि नहीं चलो जनवरी में हम संविधान को लागू करेंगे।
किस लिए? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है 26 जनवरी 1930 में ही झंडा फहराया गया था, यानी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तो भारत को आजाद होना चाहिए था 26 जनवरी के दिन, लेकिन वो हो कब गया? 15 अगस्त के दिन हो गया। इसलिए 26 जनवरी को यादगार बनाने के लिए ही 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया। स्वीकृत करने की बात करते हैं, कब हो जाएगा? 26 नवंबर 1949। आप लोग कारण मेरा भी स्थिति खराब होते जा रहा है, ठीक है। 26 नवंबर 1949 हो जाएगा। चलिए संविधान से रिलेटेड कुछ तिथि है, डेट को उसको देख लेते, क्या हुआ? हाँ, तो अंगीकार, स्वीकृत, सब अधिनियमित सब 26 नवंबर 1949 को। आप प्रस्तावना पढ़े है ना, प्रस्तावना में साफ साफ लिखा है संविधान, इसको जो है 26 नवंबर 1949 को लिखा हुआ है ना, एतद द्वारा अंगीकृत अधिनियमित स्वीकृत किया गया है ना। उसका भाषा थोड़ा ध्यान रखिएगा, अपने आप हो जाएगा। चलिए हम बात करते संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक हुआ। इस बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। अब आगे बताना है आपको, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा अध्यक्षता किया गया और किस आधार पे ये अध्यक्ष बने थे? सबसे बुजुर्ग सदस्य के रूप में जो है इन्हें अध्यक्ष चुना गया था, और इनके द्वारा ही एक अस्थायी, यानी अस्थायी जिस तरह से ये अध्यक्ष हुए, उसी तरह से अस्थायी उपाध्यक्ष के रूप में किसे मनोनीत किया गया था? फ्रैंको एंथोनी के किया गया था, मॉरिस ने होगा। फ्रैंको एंथोनी को जो है मनोनीत किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा ही किया गया था। आगे पूछा जाता है कि संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन था? एससी मुखर्जी हो जाएंगे ना। संविधान सभा के उपाध्यक्ष की बात करते हैं एससी मुखर्जी, क्योंकि ये अस्थायी हुए थे। इन्हीं एससी मुखर्जी का फुल फॉर्म होता है हरीशचंद्र मुखर्जी होता है। क्या? हरीशचंद्र मुखर्जी। अब आपको बताना संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कब अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो 11 दिसंबर 1946 को चुना गया, और 11 दिसंबर 1946 के बाद 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। किनके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृत कब किया? 22 जनवरी 1947 को। उद्देश्य प्रस्ताव को जो है कब स्वीकृति प्रदान की गई? 22 जनवरी 1947 को। आगे आपको बताना है तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया गया था? तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब? 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। अभी आपको थोड़ा सोचना चाहिए कि हम 22 जनवरी 1947 बोले कि किसको? तो प्रस्तावना को स्वीकृति प्रदान की गई थी। और हम आगे पूछ रहे थे, अगला क्वेश्चन आपको बताया तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब मान्यता मिला? तो 22 से ही संबंधित था, ताकि डेट में कंफ्यूजन ना हो। 22 जुलाई 1947 को। आगे आपको बताना है हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में कब एक्सेप्ट किया गया? हिंदी पूछ रहे हैं, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत नहीं पूछ रहे हैं, जो आप लोग 24 जनवरी 1950 लेके जा रहे हैं। हाँ, हिंदी को राजकीय भाषा के रूप में कब स्वीकृति प्रदान की गई? 1924 कर्नाटक। नहीं, वो गांधी जी के द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया था कि हिंदी को राजकीय भाषा के रूप में प्रस्तुत दिया जाए। अभी इसका हो जाएगा। हिंदी दिवस कब मनाते हैं? सुबह 14 सितंबर 1947 को जो है हिंदी को 1947 बोलते हैं। हाँ, 14 सितंबर 1947 ही होगा, 52 नहीं होगा, 47। हाँ, 1947 ही होगा। 14 सितंबर 1947 को हिंदी को राजकीय भाषा के रूप में। और आगे चल के बताना है तिरंगा बोलते हैं राष्ट्रीय गान को जो है राष्ट्रीय गीत के रूप में कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय गान को राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? यानी जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम को कब अपनाया गया था? वो भी 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को ही अंतिम बैठक हुआ था। ठीक है। और आपको बताना है संविधान लागू कब हो जाता है? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। और आगे चल के जो है सुप्रीम कोर्ट का स्थापना कब होता है? 28 जनवरी 1950 को। 28 जनवरी 1950 को जो है सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ। 26 जनवरी यानी संविधान जब बनकर तैयार हो गया, लागू हो गया। आप जानते हैं संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। तो उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय रहेगा तब ना। तो सुप्रीम कोर्ट का गठन कब किया गया? 28 जनवरी 1950 को। ये भी ध्यान रखिएगा, 2 दिन बाद। ठीक है। चलिए आगे आपको बताना है
देखिए फुटबॉल खेल का जन्म जो है किस देश में हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था ना। फुटबॉल खेल का जन्म जो हुआ था किस देश में? इंग्लैंड में हुआ था। सही है। आगे आपको बताना है भारत का पहला फुटबॉल क्लब कौन सा था? डलहौजी क्लब। भारत का सबसे पहला फुटबॉल क्लब कौन था? डलहौजी क्लब हो जाएगा। क्या हुआ? मोहन बागान भी है, ये मोहन बागान भी है, लेकिन भारत का सबसे पहला पूछे तो डलहौजी फुटबॉल क्लब हो जाएगा। आगे आपको बताना है डलहौजी हिमाचल प्रदेश में होगा, शायद में देख लीजिएगा, वैसे हिमाचल में ही होगा वैसे। आगे आपको बताना है बिहार का सर्वाधिक सघन वन प्रदेश वाला जिला कौन सा है? हम जानते हैं कैमूर। देखिए जी कैमूर होगा। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून। कल भी पूछे थे वन प्रबंधन संस्थान बताइए, भोपाल में हो जाएगा। और वन उत्पादकता संस्थान रांची में हो जाएगा। ठीक है। एक दो और कुछ था ना, एक और कुछ था वन जीव संस्थान तो देहरादून। एक और वर्षा वन, हाँ असम के जोरहाट में था वर्षा वन अनुसंधान जोरहाट हो जाएगा। ठीक है। आगे आपको बताना है कार्बन मोनोऑक्साइड को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? संकेत CO हो जाएगा। सही है। आगे आपको बताना है हेपेटाइटिस रोग जो होता है किसके कारण होता है? विषाणु वायरस के कारण होता है। सही है। आगे आपको बताना है पीलिया रोग किसके कारण होता है? वायरस, वही हेपेटाइटिस उसी को बोला जाता है। ठीक है। जॉन्डिस उसी को पीलिया को ही ना बोलते, जॉन्डिस की पीलिया को ही जॉन्डिस बोलते हैं। उसी का अगला बढ़ता हुआ रूप जो होता है ना, हाँ बढ़ता हुआ रूप होता है। ठीक है। आगे आपको बताना है बताइएगा प्रसिद्ध औषधि जो है एजियोथाइमिडीन है, इसे शॉर्ट में AZT बोला जाता है, किसके उपचार के लिए दिया जाता है? AZT। ठीक है। एजियोथाइमिडीन उपचार मतलब जो है मेडिसिन का उपयोग किसके लिए करते हैं? तो एड्स के उपचार के लिए करते हैं। आगे आपको बताना है सिजोफ्रेनिया कैसा रोग है? सिजोफ्रेनिया एक प्रकार पागलपन नहीं होता है, मानसिक रोग होता है। सिजोफ्रेनिया कैसा रोग है? मानसिक रोग है। ठीक है। आगे आपको बताना है डेंगू ज्वर के कारण जो है किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की कमी होती है, यानी ब्लड में प्लेटलेट्स की संख्या जो है घट जाती है। सही है। आगे आपको बताना है NTPC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली है। सही है। आगे बताना है जी पवन का वेग किससे मापा जाता है? एनीमोमीटर से। पवनों का वेग किससे मापा जाता है? एनीमोमीटर से। ठीक है। आगे बताना है आपको वायु दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। ये पौधे की वृद्धि को किससे मापते हैं? पौधे की वृद्धि क्रेस्कोग्राफ ना। आगे आपको बताना विद्युत धारा को किससे मापा जाता है? एमीटर से। सही है। आगे बताना है घूमती हुई वस्तु की गति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? गायरोस्कोप का प्रयोग करते हैं। घूमती हुई वस्तु का जो है गति मापने के लिए गायरोस्कोप का प्रयोग करते हैं। अब आगे बताना उच्च तापमान मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? गायरो। ठीक है। पायरो नहीं हो, अभी आपसे पूछे थे घूमती हुई वस्तु का बात कर रहे थे, तो घूमती हुई वस्तु का गति ज्ञात करने के लिए गायरोस्कोप का, और उच्च तापमान मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। सही है। आगे आपको बताना है सर्वाधिक सोने का सिक्का जो है किस काल में जारी किया जाएगा? सर्वाधिक सोने का सिक्का गुप्त काल में हो जाएगा। और सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का की बात करें तो अब जाके कुषाण काल हो जाएगा। ठीक है। देगा सीसा का सिक्का किसके काल में प्रचलित है? सातवाहन काल में। सही है। बताइएगा भारत का विशालतम बंदरगाह कौन सा है? नाभासोवा बंदरगाह, जो कहाँ है? मुंबई में है। इसे मुंबई बंदरगाह के रूप में भी जानते हैं, और इसका एक अन्य और नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी इसको जानते हैं। सही है। आगे आपको बताना है जी क्या हुआ भारत का जो है प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? सबसे प्राचीन बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह, और भारत का एक कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह ही है। आगे बताना है एकमात्र बंदरगाह जो ज्वारीय तथा मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है वो हो जाए कांडला, जो कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और रसायन बंदरगाह के रूप में किसको जानते हैं? दाहेज को, जो कहाँ पड़ता है? दाहेज गुजरात में ही पड़ता है। आगे आपको बताना है देगा
किसका प्रयोग हड्डी में होता है जिस कारण से इसे उर्वरक की तरह इस्तेमाल किया जाता है? फास्फोरस का ना, फास्फोरस का हड्डी में जो मतलब हड्डी में फास्फोरस पाया जाता है और जिस कारण से इसका उपयोग कहाँ करते हैं? उर्वरक के लिए। आगे बताना है, फास्फोरस की खोज किसके द्वारा किया गया था? हाँ, फास्फोरस का खोज जो है हेनिंग ब्रांड के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? हेनिंग ब्रांड के द्वारा। कब किया था? तो 1669 में किया था। और ये हेनिंग ब्रांड थे, ये कहाँ के थे? जर्मनी के थे। हेनिंग ब्रांड कहाँ के हो जाएंगे? जर्मनी के। आगे आपको बताना है, नहीं 1669 में। डीपीटी का टीका किस रोग के लिए दिया जाता है? डिप्थीरिया, सही है। काली खांसी और टिटनेस। डीपीटी क्या हो जाएगा? डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस, ये तीनों के लिए दिया जाता है रोग उपचार के लिए। आगे आपको बताना है, देगा भारत सेंचुरी यानी भारत अभ्यारण्य किस राज्य में? राजस्थान में हो जाएगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? ठीक है, उत्तराखंड में। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य, उत्तर प्रदेश। सिमलीपाल अभ्यारण्य, ओडिशा हो जाएगा सही। पंचमढ़ी अभ्यारण्य, मध्य प्रदेश में स्थित हो जाएगा, सही है। आगे बताए, राष्ट्रपति अपने सभी शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर कर सकता है या किस अनुच्छेद में बताया गया? आप बताइए, राष्ट्रपति को सलाह मशवरा के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, किस अनुच्छेद में कहा गया है? 74। तो जब मंत्रिपरिषद जब होगा तो किस लिए होगा? सलाह के लिए ना। तो राष्ट्रपति कोई भी काम करेगा मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही करेगा। तो इसका भाषा सिर्फ चेंज था आपका। अनुच्छेद 74 ही आंसर होगा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछे हम कि राष्ट्रपति अपने सभी शक्ति का प्रयोग जो है मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा, किस अनुच्छेद में? 74 में। ऐसे क्या है, आप जान रहे, इस बातों को जान रहे लेकिन घुमा के जान रहे हैं। भाषा पे थोड़ा सा पकड़ बनाइएगा और कोशिश करिएगा कि ऑप्शन थोड़ा बहुत अगर पढ़े रहेंगे तो ऑप्शन से छांट सकते हैं। आगे आपको बताना है, राष्ट्रपति को जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्य कर दिया गया? कैवे संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह मानना राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया, यानी जो मंत्रिपरिषद कहेगा वही करना पड़ेगा। क्या में संविधान 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। कहने का मतलब अपना सूझबूझ का प्रयोग नहीं करने दिया जा रहा था। ये 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976। और किनके द्वारा करवाया गया था? ये इंदिरा गांधी जी के समय में हुआ था। 42वां इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। आगे आपको बताना है, और फिर आगे चल के 78वें संविधान संशोधन के तहत जो है राष्ट्रपति को फ्री कर दिया गया, यानी अपने विवेक का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे आपको बताना है, पार्लियामेंट सुधार कब आया था? 1909। बताइए, सांप्रदायिक आधार पर अलग निर्वाचन को जो है कब अधिकार दे दिया गया? यानी सांप्रदायिक निर्वाचन कब शुरू हुआ? 1909 के पार्लियामेंट सुधार के अंतर्गत ही। बताएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जे.एल. नेहरू। ठीक है, और ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक मेघनाथ देसाई हो जाएंगे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया बात करें तो जे.एल. नेहरू, और ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो जाएंगे मेघनाथ। हजारीबाग जो है किसके लिए फेमस है? आभरक। हम खदान में पूछ रहे थे, आभरक उत्पादन के लिए हजारीबाग फेमस है। आगे बताना, निवेली किसके लिए फेमस है? निवेली भूरा कोयला के लिए। और भूरा कोयला को अन्य किस नाम से जानते हैं? लिग्नाइट कोयला को जानते हैं भूरा कोयला के नाम से। आगे आपको बताना है, झरिया जो है किसके उत्पादन के लिए फेमस है? कोयला के लिए फेमस है झरिया। और राउर केला बताइए किसके लिए जाना जाता है? लौह। ठीक है, लोहा एवं इस्पात के लिए, यानी लौह उत्पादन के लिए जाना जाता है। आगे बताना है, इंजीनियरिंग उद्योग के लिए कौन सा शहर जाना जाता है? कीव। यूक्रेन की राजधानी कीव। आगे बताना, वेलिंगटन किसके लिए जाना जाता है? डेयरी उद्योग के लिए। वेलिंगटन किसके लिए जाना जाता है? तो डेयरी उद्योग के लिए जाना जाता है, सही है। आगे आपको बताना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन वर्ष जो है किस वर्ष शुरू किया था? पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया? 1920 में ना, सही है। किस आंदोलन के समय जो है गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि वापस कर दी? असहयोग आंदोलन के समय में जो है गांधी जी
हम जानते हैं आप लोग की इच्छा होगा कि नहीं जालियांवाला बाग हत्याकांड बोलेंगे उसके समय में, लेकिन देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय में जो है ना रिक्वायरमेंट सर्जेंट की उपाधि दिया गया था। किनको दिया गया था रिक्वायरमेंट सर्जेंट की उपाधि? महात्मा गांधी जी को ही दिया गया था। बस हो जाएगी, 5 मिनट छोड़ देते हैं। 50 हो गया, छोड़ देते हैं, अगला टेस्ट है बिहार एसएससी का। नहीं, काकोरी कांड कब हुआ था? काकोरी कांड कब हुआ था? काकोरी कांड आप कहाँ भटक रहे हैं? आप जो है काकोरी कांड रेल से संबंधित था ना, और चौरी चौरा कांड आपके कहने के अकॉर्डिंग वो होना चाहिए था। उसके कारण असहयोग आंदोलन को वापस कर दिए थे। और आपसे पूछे अभी महात्मा गांधी जी ने जो है किसकी उपाधि, केसर हिंद की उपाधि कब वापस किए थे? ये जो है असहयोग आंदोलन के दौरान जो है उपाधि को वापस कर दिए थे। ठीक है, आज के लिए छोड़ देते। ऊपर सुनिए ना, चंदन जी ऊपर बैठाइए, गर्ल्स लोग को नीचे बैठाइएगा, गर्ल्स लोग को नीचे, बॉयज को पहले फर्स्ट फ्लोर पे हॉल में बैठाइए। ठीक है, रिजल्ट सुना दीजिए था। क्या करें, हम सोच रहे थे क्या वीकली टेस्ट के रूप में जो है अगला टेस्ट कर लेते, ठीक है, ताकि वो इन्फॉर्मेशन भी सभी लोग कर रहे हैं, ताकि टेस्ट में सभी लोग शामिल हैं। क्या आज की जो रिजल्ट सुना छोड़ दीजिए। आपको हम जान के नहीं आएंगे, अभी यहाँ आते हैं सीधा रजिस्ट्रेशन जाके लेके आएंगे, गाड़ी में आप मेरे हमको बोले थे कि आप ले आइएगा।